नमस्ते दोस्तों, यहाँ तक हमारी क्लास शुक्ल जी की हो गई थी और अब इससे आगे हम पढ़ते हैं क्योंकि हमने शुक्ल जी के ऊपर एक क्लास हमारी हो गई थी और ये निबंध काफी बड़ा है और शायद 3 क्लासें इसके ऊपर होगी। तो यहाँ तक हमारी हो गई थी, मैंने यहाँ तक आप लोगों को अंडरलाइन करवा दिया था आप लोगों को। अब है मार्मिक तथ्य। मनुष्यतर प्रकृति के बीच में रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। पशु व्यापार के सुख, हर्ष, विषाद, राग, द्वेष, दोष, तृणा, कृपा, क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना से उनकी आकृति, चेष्टा, शब्द आदि से होती है। वह तो प्राय बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों को उन पर अपने भाव का आरोप करने की आवश्यकता प्राप्त नहीं होती। तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्ता वे कभी कभी किया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से घसीटकर सुक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं? वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे से हमारा भी नाश न कर दे। इस सुक्ति मात्र है, मतलब ऐसे तो सुक्ति बन जाती है। जैसे कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं, वे समझते हैं। फिर सुभाषित वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है। ये ऐसी जो होते हैं वो सुक्ति मात्र होती है, काव्य नहीं। जहां तथ्य केवल आरोपित या भावित रहते हैं वहां के अलंकार रूप में ही रहते हैं। ये दोबारा से रिपीट हो गए थे इसलिए मैंने काट दिया। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है, हमारे भाव के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वी मनुष्य सारी पृथ्वी छेकता चला जा रहा है। जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है। उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहां जाए? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं, कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आसपास रहते हैं और छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थितियों से मिलता है, अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक वंदना की प्रतीति काव्य अनुभूति के अंतर्गत होगी। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हमें घुड़की दे, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि देते हैं घुड़की, यह अर्थ ओज भरी हरी, जीने का हमारा अधिकार क्यों न गया रहे। पर प्रतिषेध के प्रसार बीज तेरे नर, क्रीड़ामय जीवन उपाय है हमारा ही है। दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे हुए, उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह, फूली फली उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह, छेकता है जाता हम जाए कहां तू ही कह। ये मतलब इस प्रकार वो बंदर जब ले जाता है हमारे हाथ से खाने की चीज, तो इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो वो काव्य की दृष्टि लगती है ना। कैसी लगती है? काव्य की दृष्टि। पेड़ पौधे, लता, गुल्म, इसको याद कर लेना आप लोग। जो ये अभी कविता रूप में जो लिखा है, ये क्योंकि ये शुक्ल जी का खुद का लिखा हुआ है, ये स्वयं का, तो उन्होंने अपनी निबंध में लिखा है कि ऐसे हम कविता करें तो काव्य की दृष्टि में माना जाएगा। वो लता, गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भाव या तथ्यों की वंदना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती है। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतप में उनकी शिथिलता और मलानता को, शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को, मधुकाल में उनके रसोन्माद, उमंग और हर्ष को, प्रबलवाद के झकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इस प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूप, चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अन्योक्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने अपनी भावना का आरोप किया है। उनकी रूप, चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं, पर उनकी विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने आते हैं।
कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वटवृक्ष दूर तक फैला छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उसकी टहनियां और पत्ते हिल हिल कर मानो बुला रहे हैं। इस धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनकी जड़ के पास एक गाय बैठी आंखें मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकालते हाँफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हम में से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस परिस्थिति को देख हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है, छाया की न छाया, यह केवल तुम्हारी ध्रुव, अंतस के मर्म का प्रकाश ये छाया है, मरी है इसी में वह स्वर्ग स्वपन धरा अभी, जिसमें न पूरा पूरा नर बह पाया है। शांतिसार शीतल प्रसार ये छाया धन, प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरी काया है। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वपन देख, देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्य तर सजीव दृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है, कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन क्षेत्र पर। कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। समष्टि में सभी आ जाते हैं, इसलिए समष्टि क्षेत्र दृष्टि से यदि देखते हैं तो व्यापकता भी होती है और गंभीरता भी रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव दृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। यहां से आप अंडरलाइन कर लीजिए जो अंडरलाइन कर रखे, कहने की आवश्यकता नहीं। और यहां तक भूमि चट्टान नाले टीले मैदान समुद्र आकाश मेघ नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य माधुर्य भीषणता भव्यता विचित्रता उदासी उदारता संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ी हुई घटा की श्यामल स्निग्धता का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी भरी लहलहाती प्रफुल्लता को विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवित भूत औदार्य का दर्शन करते हैं। पर्वत की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का, बाल विलोड़ित जल प्रसार में शोम और आकुलता का, विकीन घनखंड मंडित रश्मि रंजित साध्य दिगंचल में चमत्कार पूर्ण सौंदर्य का, ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उस श्रृंखला का, बिजली की कांपने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत या कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से पूरे समूचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप व्यापार या परिस्थितियां अपने मार्मिक तथ्यों की व्यंजना करती है। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तियों कार्यों ने किया है। जैसे इधर नर क्षेत्र के बीच देखते हैं तो सुख समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं फटकने उधर जड़ जगत के भीतर दिखते हैं तो भरे हुए सरोवरों के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते हैं वे उसके सूखने पर अपना अपना रास्ता लेते हैं। कोलाहल सुनी खगन के सरवर जनी अनुरागी, ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन देही त्यागी तो तेरु जब जेही दुरही ते तजी आस पास को नहीं आए। इसमें है कि मतलब जब अच्छे दिन थे तब तालाब भरा हुआ था सरोवर, तब तो पक्षी वहां पे कोलाहल करते थे रहते थे, लेकिन जैसे ही वो सूखता है उसके बुरे दिन आते हैं तो वो सब अपना अपना रास्ता ले लेते हैं उसको छोड़ के। यहाँ पे मनुष्य को भी मतलब सीख लेनी चाहिए कि मतलब जब अच्छे दिनों में तो हमारे आसपास जब हम अच्छे दिन चल रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं संपन्नता है हर प्रकार की, तो हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। और जब हमारे बुरे दिन आते हैं ना तो वो दोस्त एक एक करके हमसे दूर चले जाते हैं, अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं। यहाँ पे मनुष्य को भी इससे सीख लेनी चाहिए। इस प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गूढ़ व्यंजना भी मिल सकती है। अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता का विधान करने के लिए यह आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक
एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी हुई उस श्रृंखला में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का ध्वंस सामने आता है, पर यह उस श्रृंखला और ध्वंस अल्पकालिक होता है। इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचार होता है। उस श्रृंखला नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। उस श्रृंखला नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोक गति के स्वरूप का साक्षात्कार करती है। लोक जीवन की धारा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और शांत पड़ने लगता है और गहरी विषमता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रभाव फूट पड़ता है, जिसमें वेग की उस श्रृंखला के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है। पर यह श्रृंखला वेग जीवन का या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। कौन सी दृष्टि अधिक गंभीर कही जाएगी, अंडरलाइन कर लीजिए। संपूर्ण जो चराचर के क्षेत्र में जीवन क्षेत्र, समस्त चराचर के क्षेत्र में जो मार्मिक तथ्यों का चयन करते हैं, वही दृष्टि अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थिव बुद्धि का परिहार हो जाता है। हम अनंत व्यक्ति सत्ता के भीतर ही नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थिव बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। चाहे तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हो, चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हो, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे, उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियों उपस्थित करती है, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना का कल्पना या उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियजय ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही है। फिर जो अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, तो मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक हो गया, व्यवसाय आत्मक होता है। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। ज्ञान क्षेत्र का जो बुद्धि है उसकी क्या हो गया, काफी विस्तार हो गया है। अतः उसके भीतर के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके। कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होते हैं। काव्य और व्यवहार क्या है? काव्य और व्यवहार भाव या मनोविकारों के विवेचन से हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति का नाम क्या है? भावात्मिका। मनुष्य को कर्म के क्षेत्र में प्रवृत्त कौन करती है? कौन सी वृत्ति है? भावात्मिक वृत्ति। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। जहां जटिल बुद्धि व्यापार के अंतर में किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहां भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया करुणा आदि सब मनोविकारों या भाव से परे दिखाई पड़ता है। पर थोड़ा अंतर्दृष्टि गड़ा कर देखने से कौटिल्य को नचाने वाली डोर का छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। प्रतिज्ञा पूर्ति की आनंद भावना और नंद वंश के प्रति क्रोध या वैर की जो वासना थी, बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपने किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतली दिखाई पड़ते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। जहां पे भी मैंने अंडरलाइन कर रखा, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है मेरा पहले 2-3 बार, तो इसमें से जहां जहां मोस्ट है
और जहां पहले क्वेश्चन पूछे गए वहां पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जहां अंडरलाइन आपको दिखता है वहां आप अंडरलाइन कर लीजिए। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जाति श्रेष्ठता का नया और पुराना घमंड इशारा करता हुआ मिलेगा। बात यह है कि इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते, वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती। शुद्ध जो ज्ञान या विवेक होता है उसमें काम की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जलते हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाए और भूख में तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन सुनाया जाए, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे। इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीति अर्थशास्त्री का काम और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का काम है। मतलब कि ऐसे बताना कि भाई आपका धन विदेश जा रहा है, ये सब तो राजनीति और अर्थशास्त्री सीधे सीधे बताते हैं, लेकिन उस दृश्य को हमारे सामने प्रतीकों के माध्यम से, एक औरत बैठी है, उसका बच्चा भूखा है, वो रो रहा है, ऐसी स्थितियां प्रतीकों के माध्यम से हमारे सामने लाने का काम कौन करता है? कवि करता है। अतः ये धारणा की काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ठीक नहीं। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है। कि कविता के ऊपर ये आरोप लगाना कि अकर्मण्यता लेके आती है, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि कविता तो भाव का इतना प्रसार कर देती है कि कर्म के लिए हमें कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए उसका विस्तार और करती है। उक्ति धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियां उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। कभी कभी दूसरों का जी दुखाने के डर से, आत्म गौरव या कुल गौरव या जाति गौरव के ध्यान से अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कर्ष भावना में नग्न होकर अपने लाभ के क्रम में अतत्पर उससे विरक्त देखे जाते हैं। अतः अर्थागम से दस्त स्वीकार्य साध्यत के अनुयायी काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी कानपुर के बनिए और दलाल कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसो को कार्य भ्रंशकारी मूर्ख नीरे निथलिया खबत उल हवा समझ सकते हैं, जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी की भी आलम्बनोपयुक्त रूप या दशा में पाते उसकी और दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। उसकी यही विशेषता अर्थपरायणों को, अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि सी जान पड़ती है। कवि और भावुक हाथ पैर न हिलाते हो यह बात नहीं है, पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता। अगला है मनुष्य की उच्च भूमि। मनुष्य की उच्च भूमि, चलो ये पैराग्राफ हम और पढ़ लेते हैं, मनुष्य की उच्च भूमि, उसके बाद फिर अगली क्लास में करते हैं। मनुष्य की चेष्टा और कर्मकलाप के भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र में विस्तृत करती हुई इनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान का प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े बच्चों या खिलौने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार का उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है, स्वर्ग या पशु मात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता। अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक भी प्रेम करने भर की जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वालों पर नहीं चढ़ती, गाय बैल कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है, पर मनुष्य, पशु पक्षी, फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य
पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ क्या है? काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असहाय होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। कवि वाणी के पुरस्कार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ रूप मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध दया श्रद्धा भक्ति आत्माभिमान आदि भाव को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ दिया है। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को देख कभी करुणा से द्रवित होता है, न कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है। यदि किसी लोमहर्षक अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महा भयानक मानसिक रोग है। मतलब किसी भी प्रकार की बात हो, बस वो अपने काम से मतलब रखता है। ये भयानक महामानसिक रोग है। इससे मनुष्य आधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए, उसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो जाता है, जिससे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है? इनकी दवा कविता है। क्या बताइए इनकी दवा? कविता। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच पहुंचते हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती। उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। उसकी अश्रुधारा जगत की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद रस का, उसके गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। यहां से इनकी दवा तो क्या बताई, ऐसे लोगों की कविता बताई है। और ये कविता के बारे में कि कविता ही क्या करती है, कविता क्या क्या करती है? हृदय को प्राकृत दशा में ले जाती है और जगत के बीच क्रम से उसका अधिक से अधिक उसको प्रसारित करती है। ये सब कविता की विशेषता बताई है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। और उच्च भूमि पर ले जाती है मनुष्यता को। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचते मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य में स्थापित करती है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, जिससे वो उसका हृदय विश्व जगत का कर देती है। उसकी अश्रुधारा जगत की अश्रुधारा हो जाती है। उसका हास विलास जगत का हास विलास और आनंद रहित हो जाता है। ये सब कविता के ही कारण संभव हो पाता है। यहाँ तक की क्लास आज, इससे आगे काफी बड़ा निबंध है ये। शायद मेरे को लगता है कि 2 क्लासें और होंगी इसके ऊपर। अभी के लिए धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी साझा कीजिए। धन्यवाद।